नमस्कार बच्चों, आपका कक्षा 10वीं के अंतर्गत फिर से एक बार स्वागत है। हम बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा है कि बड़े भाई साहब लिखने पढ़ने के प्रति कितने ज़्यादा सजग थे और हमेशा वह लिखने पढ़ने पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया करते थे। उसी का अगला अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। और छोटे भाई साहब जो थे वह खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा उनको मज़ा आता था और वह पढ़ाई पे उतना ध्यान न दे करके खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उसी का अध्याय आज हम आगे वह बढ़ा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ था। लेखक कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगा करता था। 1 घंटा भी अगर उनको किताब खोल करके बैठने के लिए कहा जाए तो वह 1 घंटा उनको एक बड़े से पहाड़ के समान था। जिस तरह से एक पहाड़ को चढ़ने में जितनी तकलीफ या जितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से 1 घंटा किताब खोल करके बैठने में लेखक को उस पहाड़ पर चढ़ने के समान उनको सामना करना पड़ता था। और मौका पाते ही वो हौसल से निकलकर मैदान में आ जाते थे। जैसे उनको मौका मिलता था वह अपने भाई से, बड़े भाई साहब से नज़रें चुरा करके वह वहाँ से निकल जाते थे और मैदान में चले आते थे। जैसे वह वहाँ पर मैदान में चले आते थे तो वहाँ पे कंकरियाँ उछालना, कभी कागज़ की तितलियाँ बना करके उड़ाना, ये उनका खेल था। वो क्या करते थे, जैसे मौका मिलता मैदान में आकर के कंकरियाँ, छोटे छोटे पत्थर लेकर के खेलना और उसके साथ साथ कागज़ की तितलियाँ बना करके उड़ाना, ये खेल उनका वहाँ पे चला करता था। कभी कभी अगर कोई उनका साथी कभी अगर मिल जाता तो क्या कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने साथी या अपने दोस्त मित्र के साथ वह इतना ज़्यादा खेल कूद में मग्न हो जाते थे कि उनको किसी भी चीज़ की कोई खबर ही नहीं रहती थी। वह 4 दीवारों पर चढ़ते थे, चढ़ करके नीचे कूद देते थे, फिर चढ़ना, फिर कूदना, फिर चढ़ना, फिर कूदना, ये खेल उनका चला रहता था। फिर उसके बाद में जो फाटक हुआ करता था, गेट जैसे कि हम कहते हैं, उस फाटक के ऊपर चढ़ करके वह उस फाटक को मोटर कार का आनंद ले रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर चढ़ करके जिस तरह से झूला झूला जाता है, उसी तरह से उसके ऊपर चढ़कर एक टांग से उसको धकेल करके स्विंग करना, यानी कि झूला झूला करते थे। बल्कि वह फाटक का झूला झूलना लेखक को और उनके मित्र को वह एक कार का आनंद या कार का अनुभव दिलाता था। ये खेल वह खेला करते थे। और जैसे ही शाम होती थी, वो जब घर वापस यानी कि अपने रूम पर वापस लौटते थे तो बड़े भाई साहब का वह रौद्र रूप देख करके उनके प्राण सूख जाते थे। उनको डर लगने लगता था। वो जैसे वह कमरे के अंदर पैर रखते थे, कदम रखते थे, तो हमेशा की तरह जो सवाल लेखक को पूछा जाता था, वह सवाल उस समय भी उनको पूछा जाता था, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। हमेशा की तरह इस बार भी, यानी कि हमेशा यही सवाल लेखक को पूछा जाता था और वही रौद्र रूप में, गुस्से में लेखक से पूछा जाता था। यही सवाल हमेशा इसी तरह का सवाल होता था कि कहाँ थे। न जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों नहीं निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। वहाँ पे जैसे लेखक जाते थे और लेखक के भाई उनसे पूछते थे कि अब तक कहाँ थे, तो लेखक वहाँ पे खामोश बैठते थे, चुपचाप बैठते थे। उनको अपना अपराध स्वीकार था। न जाने क्यों, परंतु वह कभी भी अपने भाई के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया करते थे। वह चुपचाप बैठते रहते और कभी उन्होंने अपने मुंह से एक आवाज़ तक उन्होंने नहीं निकाली और ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि ज़रा सा यहाँ खेलने के लिए गया था। ये सारी चीज़ें वह नहीं करते थे। यानी कि यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वह अपने बड़े भाई का मान, आदर, सत्कार कर रहे होते हैं। वह उनके प्रश्न का जवाब नहीं देते। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे वह उनके मन में डर भी था और उसके साथ साथ बड़े भाई के प्रति बहुत घोर श्रद्धा भी थी। इसके चलते वह उनको कोई उत्तर नहीं दे पाते थे और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था। किसने और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। तो हमेशा की तरह जिस तरह से भाई साहब लेखक को
गुस्से में डांट पाट करके चार गालियाँ देते थे और डांट पाट करके उनको सुनाया करते थे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इस बात की उनको बार बार महसूस कराते थे, ये बात उनको बार बार महसूस कराते थे कि हम यहाँ पर खेलने कूदने के लिए नहीं, बल्कि हम कुछ यहाँ पर करने के लिए आए, पढ़ने लिखने के लिए आए। जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतने कष्ट उठा करके हमें हॉस्टल में डाला है, उनके पैसों का या फिर उनके श्रम का हमें कुछ ना कुछ योगदान हमारे माँ बाप को वापस देना है। अगर हम ये सब कुछ नहीं देंगे तो फिर हमारा व्यर्थ है इतने दूर आकर के इस वसति गृह में, इस हॉस्टल में रहना और पढ़ना। ये वहाँ पर लेखक के बड़े भैया, बड़े भाई साहब उनको वहाँ पर बताया करते थे। तो यहाँ पे आगे बताया जाता है कि लेखक के बड़े भाई साहब के द्वारा उनको बार बार समझाया जाता था कि पढ़ाई क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ाई को हम इतना ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, हम यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ आए हैं और हमें उस उद्देश्य को पूरा करना ही चाहिए और इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बात लेखक को हमेशा उनके बड़े भाई साहब याद दिलाते हैं और समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पढ़ाई में आप बहुत ही कमज़ोर होते जा रहे हो या फिर पढ़ाई के ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए वह अपने बारे में वर्णन करते हुए बताते कि वो बोलते हैं, लेखक को बताते कि इस तरह अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे। वो बताते कि अंग्रेज़ी तुमको जो बहुत ही आसान लगती है, यानी कि पूरी पढ़ाई ही तुमको आसान लगती है, पढ़ाई के प्रति तुम बिल्कुल ही सजग नहीं हो, बिल्कुल ही आप पढ़ाई को करते ही नहीं हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान लग रही है। ऐसा है नहीं है। जो आपको अंग्रेज़ी इतनी आसान लगती है कि तुम इस अंग्रेज़ी को ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न समझ में आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। वह बताते कि अंग्रेज़ी विषय जो है वो कितना कठिन है, वह अंग्रेज़ी विषय कितना कठिन है और इस अंग्रेज़ी विषय को पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अंग्रेज़ी विषय बहुत ही कठिन और बहुत ही दुर्लभ विषय माना जाता है। वह लेखक के बड़े भाई साहब का मानना था। वह लेखक को समझाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही कम है। इसलिए वह आगे बताते हैं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। तुमको लगता है कि कोई भी जाकर के अंग्रेजी पढ़ लेगा, इतनी आसान तुमको अंग्रेजी लगती है, अंग्रेजी विषय इतना आसान है, ऐसा नहीं है। ये अंग्रेजी विषय नत्थु खैरा, ऐरा गैरा नत्थु खैरे के समान नहीं है, यानी कि महत्वहीन व्यक्ति के समान नहीं है, कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता है। ये बहुत ही कठिन विषय है और इस कठिन विषय को हमें पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमारे अंदर ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है, या फिर हमें इसके प्रति बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। वह आगे कहते हैं कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, रात दिन मुझे पढ़ना पड़ता है। ये रात दिन आंखें फोड़ने पड़ते कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के अंग्रेज़ी आती है। बड़े भाई साहब यहाँ पर कहते हैं कि मैं जब अंग्रेज़ी सीखता हूँ या फिर मैं सीख रहा हूँ तो मैं रात दिन उस अंग्रेज़ी को पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ अपना खून भी जलाना पड़ता है, उसके लिए मैं अपना खून भी जलाता हूँ, यानी कि दिन रात मेहनत करता हूँ, इतना कठिन परिश्रम करता हूँ, तब जा कर के मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत कुछ सीख पाया हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम खेलना कूदना मस्ती करना ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद लगती है, लेकिन पढ़ाई कभी भी तुमको पसंद नहीं आती है, या फिर कभी ये नहीं चाहते हो कि एक आध घंटा आकर के पढ़ ले। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये लेखक वहाँ पर लेखक को बताने की कोशिश करते हैं उनके बड़े भाई साहब। और आगे कहते हैं कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी अंग्रेज़ी आ जाती है, मतलब इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद अंग्रेज़ी आ तो जाती है, क्या खाक आ जाती है। यहाँ पे अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब आती है तब भी उतनी परिपूर्ण नहीं आती है जितनी हमें आनी चाहिए।
यहाँ पे जो बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं वो शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। लेखक बताते हैं कि अंग्रेजी विषय इतना ज़्यादा कठिन है कि बड़े बड़े विद्वान भी जो होते हैं वो शुद्ध नहीं लिख पाते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान भी बहुत गलतियाँ करते हैं। वह ठीक से लिख नहीं पाते, बोलना तो दूर की बात रही, लेकिन वो ठीक से लिख भी नहीं पाते। और तुम कितने घोंगा, घोंगा शब्द का अर्थ है मूर्ख, तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम मुझे देख करके भी सबक नहीं लेते हो, मुझे देख करके भी कुछ सीखते नहीं हो। कि जिस तरह से मैं पढ़ाई के प्रति ना अंग्रेजी ही, केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि प्रत्येक विषय के प्रति मैं कितना सजग रहता हूँ और कितनी ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, उस तरह से पढ़ाई तुम क्यों नहीं करते हो। मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ या फिर जिस तरह से मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, उस तरह का परिश्रम तुमको भी करना चाहिए। तुम कितने पागल हो, कितने मूर्ख हो, मुझे देख कर के भी ये सब कुछ तुमको करने को नहीं आता है। ये सारी बातें, ये हिदायत लेखक को बड़े भाई साहब के द्वारा मिलती है। आगे वो कहते हैं कि यह तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, अगर नहीं देख सकते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। वो बताते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बावजूद भी इतनी सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ता है, तुम ये आंखों से नहीं देख सकते हो, ये तुम नहीं देखते हो, रोज़ तो देखते हो। अगर ये नहीं देखते हो तो ये तुम्हारे आंखों का कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है, ये तुम्हारी कमज़ोरी है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मैं इतनी परेशानी या इतना कठिन परिश्रम करता हूँ, तब भी तुमको अगर दिखाई नहीं देता है तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। इसको देख करके तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए।